हेलो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अगर ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने की दवाओं पर है तो सबसे बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम या टेंशन यही होता है कि ब्लीडिंग ना हो जाए, क्योंकि ये दवाई का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट और सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट ब्लीडिंग होता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स जो ब्लड थिनर्स पर मौजूद लोगों को ब्लीडिंग से बचाने में उपयोगी होंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को कोई भी तरह का खून पतला करने की दवा, चाहे वो वारफरिन या अपेक्साबाइन या डाबिगैट्रिन या रिवारोक्साबाइन या कोई भी दवा अगर दी जा रही है खून पतला करने के लिए, तो इस तरह की दवाओं वाले पेशेंट्स को अपने आप को ब्लीडिंग के रिस्क से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये कुछ हद तक एंटीप्लेटलेट्स यानी जो हार्ट अटैक के बाद खून पतला करने की दवाई दी जाती है उनके लिए भी लागू टिप्स होंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ। काफ़ी हद तक जो मेडिसिन है जैसे वारफरिन, अपेक्साबाइन, रिवारोक्साबाइन, ये सारी दवाइयाँ खून की क्लॉटिंग की बीमारियाँ जैसे लकवा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, हार्ट के वाल्व के पेशेंट्स है या हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स है, इस तरह की दवाइयों में दी जाती है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में अक्सर एंटीप्लेटलेट दिया जाता है, बाकी क्लॉट्स वाले पेशेंट में एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। दोनों ही खून पतला करने की दवाई, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सारी दवाओं के प्रयोग से साल भर में 1 से 3% लोगों में डेंजरस या सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जैसा ही दवाई हमें प्रिस्क्राइब की गई बिल्कुल वैसा ही लेना है, अपने हिसाब से डोज चेंज नहीं करना है। कई बार डोज चेंज करने से, डोज मिस कर देने से, डबल डोज ले देने से कई बार सीरियस या डेंजरस ब्लीडिंग हो सकती है। तो कंसिस्टेंटली डोज को लेते रहे, मिस या चेंज ना करें। इसके अलावा रेगुलरली अपने ब्लड के ब्लीडिंग और क्लॉटिंग पैरामीटर्स को चेक कराते रहे। काफ़ी दवाइयों के स्पेसिफिक ब्लीडिंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पीटीआईएनआर चेक करते हैं वारफरिन के लिए या कोमरिन के लिए। हालांकि बहुत सारे दवाइयों में कोई क्लियर कट टेस्ट आता नहीं है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सके टेस्ट करने के लिए कि दवा ने खून ज़्यादा पतला किया है कम। लेकिन अगर कोई टेस्ट अवेलेबल है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उसको रेगुलरली कराने से, खासकर वारफरिन और कोमरिन के केस में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि पीटीआईएनआर टेस्ट जब हम कराते हैं तो हमें पता चलता है कि खून ज़्यादा या कम पतला है, उसके हिसाब से हम दवाई को डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ब्लड थिनर्स पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीपल दवाओं पर ब्लीडिंग रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को दवाओं के बारे में और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, पेन किलर्स है, आइबुप्रोफेन है, ये जब खून पतला करने की दवाइयों के साथ दिया जाता है तो ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है, तो इनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जहाँ पे गिरने पड़ने की चांसेस है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ों में चोट लगने का चांस है और सडन सीवियर ब्लीडिंग होने का चांस है। ये सारी चीज़ों से हमें खुद को बचाना चाहिए। इसके अलावा हमें खुद को इंजरी से बचाने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी जब कभी भी हम रेजर्स है, ब्लेड्स है, चाकू है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करें तो ज़्यादा सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से कटने का, छिलने का डर रहता है, जिससे कि सडन ब्लीडिंग हो सकती है और वो ब्लीडिंग कंट्रोल ना आए, ऐसा हो सकता है। तो आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई पेशेंट जो खून पतला करने की दवाइयों पर होते हैं उनको जो ब्लीडिंग होती है अक्सर मसूड़ों से और दांतों से होती है, तो ऐसे केस में सॉफ्ट टूथब्रश का प्रयोग करें और दांतों की प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। फ्लॉसिंग का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फ्लॉसिंग या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का दांतों में प्रयोग नहीं करें, नहीं तो स्किन में या मुंह में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा डाइट में प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। कई खून पतला करने की दवाओं में ज़रूरी होता है कि विटामिन के का ध्यान रखें। पालक है, मेथी है, ब्रोकोली है, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ों में विटामिन के होता है। यदि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा, यदि कम प्रयोग करेंगे खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो एक स्टेडी इंटेक इनका मेंटेन रखिए, ताकि खून जितना पतला रहना चाहिए उतना ही रहे। कभी कम कभी ज़्यादा लेंगे तो खून कभी गाढ़ा कभी पतला हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल के इंटेक को ध्यान रखिए। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से वो ब्लड के ब्लीडिंग और क्लॉटिंग पैरामीटर्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं तो वो ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ाता है। प्लस अल्कोहल लेने के बाद कई बार गिरने पड़ने और चोट लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में अगर सीवियर ब्लीडिंग होगी तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके कहीं गिर जाते हैं और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा ब्लड थिनर्स पे है तो उसको रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में अर्ली ब्लीडिंग के कोई साइंस आ रहे हैं, जैसे चोट लगने में ब्लीडिंग हो रही है, बिना चोट लगे भी स्किन में इकाइमोटिक स्पॉट्स या ब्रूजेस हो रहे हैं, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में या स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, काले रंग का मोशन आ रहा है, कोई भी चोट लगने पर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे साइंस होते हैं जो सजेस्ट करता है कि हमारा खून ज़्यादा पतला हो गया। तो ऐसे केस में डॉक्टर से संपर्क करिए। कुछ लोग के मन में ये धारणा होती है कि ब्लड थिनर्स हमारे खून को विजिबली पतला कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि खून देखने में पतला दिखेगा या उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। खून पतला होता ज़रूर है, पर ये पतला होने का तरीका ये है कि वो आपके ब्लड की क्लॉट की जो बनाने की टेंडेंसी है, जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको इनिबिट करता है। वो खून की गाढ़ेपन को कम नहीं कर देता है। वो 5 लीटर के बदले 10 लीटर ब्लड हो जाएगा या उसकी विस्कोसिटी या थिकनेस कम हो जाएगी, वैसे नहीं होता। बस ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सर्जरी होनी है, इंजेक्शन या इन्फेक्शन आपको हुए हैं या कोई डेंटल का ट्रीटमेंट अगर आपको होना है, तो वैसे केस में एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए
आपके डॉक्टर से संपर्क करिए। कई बार ऐसे केस में खून की पतला करने की दवाइयों को रोकना या एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे फुटवेयर का प्रयोग करिए जिससे गिरने पड़ने का चांस कम हो और जिससे पाँव में चोट ना लगे। उम्रदराज पेशेंट में कई बार घर में अगर कुछ चीज़ें अनइवन होती है तो गिरने पड़ने का चांस बढ़ जाता है, तो वैसे में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा हमेशा एक इमरजेंसी ID कार्ड कैरी करिए। इमरजेंसी में डॉक्टर्स की मदद करता है ताकि वो ओवरऑल चीज़ों को जल्दी मैनेज कर सके। और अगर आप कभी हॉस्पिटल पहुंचते हो या कोई इमरजेंसी पहुंचते हो और आप अनकॉन्शियस हो, डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है कि पेशेंट खून पतला करने की दवा पर है, तो वैसे केस में वो बीमारी को या प्रॉब्लम को जल्दी और ईजिली मैनेज कर सकते हैं। उनको बहुत इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सी दवाई चल रही है या क्या इश्यूज़ है। अगर आप कार्ड अपने पर्स में लेके चलते हो तो कभी भी आप सडन अनकॉन्शियस हो जाओ तो डॉक्टर को पता करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप्स मेंटेन करिए, जिसमें किडनी और लिवर के फंक्शन को रेगुलरली चेक करते रहिए। किडनी और लिवर में ज़रा भी चेंजेस अगर होते हैं तो ब्लड की ब्लीडिंग और क्लॉटिंग पैरामीटर्स को चेंज कर सकती है, खासकर उम्रदराज पेशेंट में। तो इसलिए रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलते रहिए ताकि वो चेक करते रहे कि कौन सी दवा चल रही है, कितने डोज में चल रही है। दवा में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है नहीं, और खासकर अगर लिवर किडनी में कोई प्रॉब्लम्स है तो डोजेस को चेंज किया जा सकता है। कई बार छोटे मोटे डाइट में, ड्रग में या कोई भी चीज़ों में अगर चेंज किया जाता है तो वो हमारे ब्लीडिंग रिस्क को चेंज कर सकता है। तो सडन डाइटरी चेंजेस या सडन डोज में चेंजेस या ड्रग इंट्रैक्शंस का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार एंटीकोएगुलेंट जो है इंटरनल माइक्रो ब्लड वेसल से भी इंटरनल ब्लीडिंग कर सकते हैं, जो कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में यूरिन में मोशन में ब्लड आ सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को सेम डोज में अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। एज, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और जेनेटिक्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेम दवा के सेम डोज से हर व्यक्ति को सेम रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डोज देने के बाद ही पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्स कैसा है। इसके अलावा कई हर्बल मेडिसिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट्स के साथ इंटरैक्ट या रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड की क्लॉटिंग या ब्लीडिंग टेंडेंसी में चेंज आ सकता है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई नेचुरल ब्लड थिनर्स भी आपके ब्लड की ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेचुरल ब्लड थिनर्स और थिकनर्स कौन से होते हैं, इसको ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। कई बार छोटे छोटे ट्रॉमा से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए ट्रॉमा से खुद को बचाना है। ज़्यादातर ये ब्लीडिंग भी सबसे ज़्यादा तब होता है जब सडनली डोज में चेंज किए जाते हैं या नई ड्रग ऐड की जाती है, तो उस समय आपको ज़्यादा मॉनिटरिंग रखनी है और अपने डॉक्टर को बताते रहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पहले की कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, अगर अल्सर्स वगैरह हैं या पहले उसको चोट लगने से ब्लीडिंग वगैरह हुई है, पहले कोई ब्रेन की कोई बीमारी है, तो उस बारे में अपने डॉक्टर को बताइए ताकि डॉक्टर पहले से जान ले कि ये सारी चीज़ें हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, जहाँ पर ब्लड थिननेस से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सारे लोग को ब्लीडिंग होने से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। किसी व्यक्ति को अगर अनएक्सप्लेन फटीग आ रहा है, बहुत ज़्यादा मसूड़ों में ब्लीडिंग आ रही है या बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती हो रही है, मोशन का कलर काला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ सजेस्ट करेंगे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसे केस में आपको डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेंट्स पे है तो क्या क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए अपने आप को ब्लड थिनर्स से रिलेटेड ब्लीडिंग से बचाने के लिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।